डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये आपको पता है कि जिसमें पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में आपको ये पता है कि उसमें 2 फेसेस होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तो बोलते हैं डिस्पर्स फेस, और जिसके सॉल्यूशन जिस लिक्विड के अंदर वो सॉल्यूशन बनाया जाता है उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस की इंटरेक्शन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन था जो हमने पहले कर लिया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक थे लियोफिलिक और दूसरे थे लियोफोबिक। तो वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम था, जो आपने डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। और साइज पता है आपको 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहना चाहिए। तो फिर भी इस क्लासिफिकेशन को जब हम डिटेल में करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, और सेकंड होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं एसोसिएटेड कोलाइड। तो इन तीनों को हमें डिटेल में एक एक करके डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये तो पता है कि साइज़ जो है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होना चाहिए पार्टिकल्स का। लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स वो होते हैं जिसमें साइज़ जो है इससे कम होता है, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़कर इस साइज़ की रेंज में आ जाते हैं। तो वो एज ए वन पार्टिकल बिहेव करते हैं, उसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आप क्या लिखेंगे? द इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर दोज इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जहाँ पर पार्टिकल का साइज पहले से कम होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलकर ग्रुप बनाकर इस रेंज में आ जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, एक सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 होता है। तो इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े होते हैं, ये एग्रीगेट बना देते हैं। एग्रीगेट मतलब कि एक ग्रुप बनाकर एक बहुत इकट्ठे सारे पार्टिकल्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो एक इस तरह से जुड़ते हैं कि उनका जो जब वो एज ए वन पार्टिकल बिहेव करेंगे तो साइज जो है उनका 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर एक एग्रीगेट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी का मतलब बहुत सारे। और सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं वो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज साइज। तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पहले से ही लार्ज साइज के होते हैं, इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, मीन्स कि उनका जो साइज है ऑलरेडी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही है। तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो सिंपली बन जाता है और उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल हम देते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो इसमें 3 टाइप्स थे जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूलर। और तीसरे नंबर पर देखते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो जब कोई सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर वो लो कंसंट्रेशन पर है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है मीन्स कि वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसकी हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स कि जुड़ जाते हैं, तो उस केस में वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब उनकी एसोसिएशन होती है
है हाई कंसंट्रेशन पर, तभी वो कोलाइड्स एसोसिएटेड कोलाइड बनता है। तो इसमें हम एग्जांपल जो है ये सोप या डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस केस में किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन एसोसिएटेड बनेगा, तो सोप का जनरल फार्मूला देख लेते हैं। ये होता है RCOONA। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इट जो है वो आप सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हैं तो ये इस तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता एट लो कंसंट्रेशन। लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन पर ये पार्टिकल्स जो हैं नेगेटिव आयंस इस केस में एसोशिएट होकर एसोसिएटेड कोलाइड्स बना देते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आर का साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो सोप वगैरह में ऐसा होता ही है। सोप जो है हायर फैटी एसिड्स के सोडियम साल्ट होते हैं। हायर एसिड्स में से मैं ये वाला ले लेता हूँ यहाँ पर C17H35COONA। जो C17H35COOH होता है उसको तो स्टेरिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट। तो ये किस तरीके से आयनाइज होगा, C17H35COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ रहेगी, ये जो बना है इसको हम स्टीरेट आयन बोलते हैं। तो लो कंसंट्रेशन पर तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर ये क्योंकि कार्बन की लंबी चेन है तो इस तरह से ये इस तरह से लंबी चेन होंगी। तो बहुत सारी अगर ऐसी होंगी अबाउट 100 आप मान सकते हैं, तो इस तरह से ये एसोशिएट हो जाएंगे। और ये जो इतना सारे पार्टिकल्स जब एसोशिएट होते हैं तो इनका जो साइज़ है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो फिर ये एसोशिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं इस केस में। तो ये जो इस तरह का जो एसोसिएशन होती है इसको मीसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसा आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये जो स्टीरेट आयन है ये एक आयनिक मिसेल का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा एट हाई कंसंट्रेशन। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे हम एसोसिएटेड कोलाइड्स। लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स में जो मिसेल फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है तभी वो बन पाती है, और एक टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तब वो मिसेल फॉर्मेशन हो पाती है। तो उसको आपको नोट करना है कि मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको आप TK से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत लो टेम्परेचर या उस टेम्परेचर से नीचे ये फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाती है। एंड अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उससे कम अगर कंसंट्रेशन लेते हैं तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो उसको बोलते क्या हैं ये भी आपको नोट करना है, वो है क्रिटिकल माइसाइलेशन कंसंट्रेशन। शॉर्ट में इसको CMC बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोप के लिए जो CMC है क्रिटिकल माइसाइलेशन कंसंट्रेशन वो 10⁻³ मोल पर लीटर है। तो इतनी कंसंट्रेशन कम से कम उसमें डालेंगे सॉल्यूशन में, अगर इतनी होती है तभी ये मिसेल फॉर्मेशन होती है। और टेम्परेचर पर्टिकुलरली क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए तभी ऐसा हो पाता है। आगे आपको देखना है कि ये मिसेल फॉर्मेशन होती कैसे है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो ये टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको पता है कि जो हम सॉल्यूट लेते हैं सोप का सॉल्यूशन जैसे बनाते हैं RCOONA, तो ये इस तरीके से आयनाइज होता है RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो इसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी, मीन्स हायर कंसंट्रेशन होगी तभी वो मिसेल फॉर्मेशन हो पाएगी। तो ये जो RCOO नेगेटिव है इसी से वो बनेगा। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो R पार्ट है। ये R पार्ट बहुत बड़ा होता है इस तरह से, क्योंकि जैसे C17 है तो उसमें CH3 CH2 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 इस तरह की बड़ी लंबी चेन बनती है तभी वो बन पाता है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है और ये बहुत छोटा पार्ट है। तो ये जो R पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, मींस कि ये वाटर से रिपेल होता है, जैसे लियोफोबिक होते हैं। तो इस टाइप से है ये, और ये वाटर में डिज़ोल्व होने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि ये वाटर से रिपेल होता है। और जो CO
ओ पार्ट है इसको पोलर पार्ट बोलते हैं, ये नॉन पोलर टाइप का था। तो ये जो पोलर पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से ये जो COO नेगेटिव है इसको तो इस तरह से हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो जब RCO नेगेटिव को वाटर में या किसी पर्टिकुलर मीडियम में डाला जाता है तो इस तरीके से ये बनता है। इसको आपको ध्यान से समझना है। ये डिस्पर्शन मीडियम है, सपोज वाटर है, तो इसमें आपको पता है कि ये COO नेगेटिव पोलर पार्ट है और ये वाटर से अट्रैक्ट होता है, तो ये तो वाटर के अंदर रहेगा इस टाइप से, और ये जो टेल है ये हेड इसके अंदर और टेल बाहर की तरफ रहने की कोशिश करेगी इस टाइप से। तो सरफेस के ऊपर ये RCOO नेगेटिव इस तरह से आपको विजिबल होगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जिसको CMC बोलते थे, तो ये अपने वेट से अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो जब ये घूम के जो ये R पार्ट है, जो टेल है, वो अंदर आएगा तो वहाँ एक बबल फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर को वहाँ से रिपेल करेगा और इस तरह की जो है आपको नज़र आएगा। तो जैसे ये पूरा वाटर है तो यहाँ पर बीच में गैप नज़र आता है और इस तरह से ये बन जाता है और ये होगा मीसेल फॉर्मेशन। इस तरह से ये वाटर के अंदर ही है सारा सिस्टम, तो इसको ये बोलते हैं मीसेल फॉर्मेशन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ मीसेल फॉर्मेशन इस टाइप से आपको बताना है R के बारे में, RCO और नेगेटिव के बारे में, कि इसमें 2 पार्ट हैं, R पार्ट और CO पार्ट, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट। तो नॉन पोलर वाटर से बाहर रहेगा स्टार्टिंग में और पोलर जाएगा अंदर। तो जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका वेट होगा, तो अपने वेट से ये सारा अंदर आ जाएगा और यहाँ पर एक खाली जगह है। जैसे सोप का कोई सोल्यूशन देखा होगा आपने, बबल फॉर्मेशन होती है, झाग बनती है, तो उस तरह से ये मीसेल फॉर्मेशन बनती है। लेकिन उसमें ये कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ऐसा बन पाता है। इसी में आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मीसेल फॉर्मेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप जो है वो क्या काम करता है, जैसे वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो RCOO नेगेटिव पार्ट होता है, इसका क्या रोल रहता है किसी चीज़ के क्लीन करने में। तो आप सपोज़ यहाँ पर कोई क्लॉथ है जिसके ऊपर कोई ऑयल या ग्रीस का कोई निशान लग गया है, तो ये ऑयल की एक हल्की सी इस पर लेयर है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको वाटर में डिप करते हैं तो वाटर इसके ऊपर से स्लिप कर जाता है, और कपड़े से या कहीं से भी कोई ऑयल या ग्रीस का निशान पड़ा है, वहाँ पे कोई दाग लगा है, तो वो उसको साफ़ नहीं कर सकता अगर हम सोप या डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो सोप का इसमें क्या रोल रहता है, तो आपको पता है कि ये जो R पार्ट है ये तो ऑयल से अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ऑयल में सोल्यूबल होता है, और जो CO नेगेटिव पार्ट है जो कि पोलर पार्ट है ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑयल और वाटर के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जैसे मीसेल फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जब आप बॉन्ड बना लेंगे, पहले ऑयल लेंगे फिर वाटर डालेंगे और फिर उसमें सोप सोल्यूशन जब ऐड करते हैं तभी वो ऑयल और वाटर के बीच में बॉन्ड बनेगा। और उसके बाद जब और वाटर आप इसके ऊपर थ्रो करते हैं तो पहले वाले वाटर ने ऑयल के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो उस तरह से दूसरा जब वाटर ऐड करेंगे तो वो इसको फ्लो करके ले जाएगा और ऑयल जो है इस तरह से उस पहले वाटर के साथ जो है वो फ्लो हो जाएगा, और इस तरह से ऑयल या ग्रीस का कोई भी निशान है तो वो यहाँ से वॉशिंग उसकी हो सकती है, क्योंकि इसमें मीसेल फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ऑयल और वाटर का बॉन्डिंग हो चुकी है, अदरवाइज़ वो विदाउट सोप ऐसा नहीं हो सकता था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक लियोफिलिक और एक लियोफोबिक। लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना मुश्किल काम नहीं है, सिंपली आप वार्म वाटर में उसको डालें, डिस्पर्स फेस को, जैसे कि स्टार्च या लेटिन वगैरह का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बनाना है, क्योंकि वो लियोफिलिक हैं और वो वाटर में मिक्स कर उनको सिंपल ऐसे धीरे धीरे शेकिंग करके वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। लेकिन लियोफोबिक जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन वो आसानी से नहीं बनाए जा सकते, उनके लिए ही स्पेशल मेथड होते हैं जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये
लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक है डिस्पर्शन मेथड्स और दूसरे हैं कंडेंसेशन मेथड्स। दोनों अलग अलग हैं। डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल बिगर साइज का है, उसको हम किसी मेथड से ब्रेक करके 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज ले आएंगे, तो उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, मतलब बिगर पार्टिकल को स्मॉलर में ब्रेक करेंगे। तो उस तरह के जो मेथड्स होंगे उनको हम डिस्पर्शन मेथड बोलेंगे। और कंडेंसेशन मेथड जो हम बाद में करेंगे वो उसका अपोजिट हो जाएगा कि मॉलिक्यूल स्मॉलर साइज के हैं, उनको किसी केमिकल रिएक्शन से या किसी मेथड से हम क्लोज लाएंगे ताकि वो जो कोलाइडल डायमेंशन है 1 से 1000 नैनोमीटर की वो हमारी आ जाए, तो वो है कंडेंसेशन मेथड। तो अभी हम कर रहे हैं डिस्पर्शन मेथड्स। डिस्पर्शन मेथड्स में ये सबसे पहले नंबर पर है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, इस तरह से हम मैकेनिकली किसी कोलाइडल पार्टिकल को, कोई बिगर पार्टिकल है यहाँ से डालें, जैसे आपने कोई आटा चक्की फ्लोर मिल देखी होगी, ये तो इस तरह से यहाँ पर इस केस में तो क्या होता है, 2 स्टील की या किसी मेटल की 2 डिस्क होती हैं और यहाँ पर एक ड्राइविंग बेल्ट लगाते हैं इस तरह से ताकि इनको रोटेट किया जा सके और इसको भी ऐसे रोटेट किया जा सके। तो दोनों मेटल्स की जो प्लेट हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं हाई स्पीड पर, और यहाँ से एक बिगर पार्टिकल को यहाँ से डालकर यहाँ उसका डिस्चार्ज, मतलब कि वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह का जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो इस तरह के डिवाइस में किया जाता है इसको बोलते हैं कोलाइडल मिल। तो कोलाइडल मिल सिंपली क्या है, 2 मेटल डिस्क रोटेटिंग एट हाई स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप इसको शो कर सकते हैं इस तरह से एक डायग्राम बनाकर। और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किस तरह के कोलाइडल पार्टिकल्स को मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो एग्जांपल इसमें डाइज, वार्निश या जितने पेंट्स होते हैं, वार्निश भी एक तरह का पेंट टाइप की ही चीज़ होती है। तो इस तरह से इन सब का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मींस कोलाइडल मिल के थ्रू बनाया जाता है। इसी में आगे सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमें किसी पीस को, किसी कोलाइडल पार्टिकल को ब्रेक करना है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैडिक आर्क मेथड। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किस तरह के सब्सटेंसेस के लिए ये वाला मेथड सुटेबल है। तो जो कोई मेटल के पीसेस होते हैं, जो महंगे वाले मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर है या प्लेटिनम है, इन केसेस में ये मेथड सुटेबल रहता है। और इन केसेस में क्योंकि ये हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं तो वो जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो अभी किया था उसके लिए वो वाला मेथड इन पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसको ब्रैडिक आर्क मेथड बोलते हैं। एक इस तरह का एक टब ले लेंगे, इसमें डिस्पर्शन मीडियम होगा, सपोज वाटर है, और इसको चारों तरफ आइस क्यूब से हम कवर करके रखते हैं ताकि यहाँ पर आपको ये कोल्ड वाटर मिले, डिस्पर्शन मीडियम इस टाइप से। तो जिस पार्टिकल का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, सपोज गोल्ड का बनाना है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पीस गोल्ड का लेंगे और यहाँ पे एक मेटल, एक आर्क सेटअप करेंगे। ये 2 मेटल रोड्स हैं और इनको हम इस तरह से वायर से कनेक्ट करके यहाँ पर हाई वोल्टेज देंगे। इस तरह से जब आप ये 2 मेटल्स की जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, तो जब इंटेंस हीट देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देंगे, तो वो इन मेटल्स को इनके बीच में रखेंगे। तो इस तरह से जब स्पार्किंग होती है तो ये मेटल को क्या कर देता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा। तो उससे मेटल क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, मतलब उसके वेपर्स जो हैं पूरे सॉल्वेंट में, डिस्पर्शन मीडियम में, इसमें डिस्पर्शन मीडियम ही आपको बोलना है सॉल्वेंट की जगह पे, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और क्योंकि ये वाटर जो है डिस्पर्शन मीडियम बहुत ठंडा है, कोल्ड है, तो ये यहाँ पर इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे और साइज़ भी वो जो 1 से 1000 नैनोमीटर का है वो आ जाता है। तो ये मेथड जो है यहाँ पर, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं एक मेटल की इस तरह से आर्क सेटअप करके, और हाई वोल्टेज देकर हम उसको मेटल को क्या करते हैं, वेपोरेट कर देते हैं। तो जब मेटल डिस्पर्स हो जाता है तो वहाँ पर वो सॉल्वेंट के अंदर ही क्या हो जाता है, इसमें आप देख रहे हैं कि वो कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जो इन मेटल्स के लिए रहता है, तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रैडिक आर्क मेथड।
थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जब हम किसी प्रेसिपिटेट को डिस्पर्शन मीडियम में सपोज वाटर में ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि प्रेसिपिटेट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दी जाए तो वो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इसी प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। लेकिन वो ब्रेक कैसे होता है और पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आप देख लीजिए। तो पेप्टाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय शेकिंग it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिस्पर्शन मीडियम के अंदर किसी प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, उनको अगर हम वाटर में डालते हैं, इसका एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो उसको अगर वाटर में सिंपली डालेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, डिस्पर्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें एक कॉमन आयन हो, उससे मिलता हुआ, जैसे कि फेरिक क्लोराइड डालते हैं, तो फेरिक क्लोराइड डालने से वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो कैसे बनता है वो आप समझिए। तो जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट लेते हैं इस तरह से, और फेरिक क्लोराइड जब हम उसमें लेंगे तो फेरिक क्लोराइड आयनाइज होकर Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो ये अपने जैसा एक आयन जो है, जो कॉमन आयन है, वो अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है इस टाइप से। तो ये पर्टिकुलर आयन जब इसमें एब्जॉर्ब होगा, या एड्जॉर्प्शन कह सकते हैं इस केस में, तो क्या होगा कि उससे क्या ये जो पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज इनके पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे प्रेसिपिटेट के ऊपर जो स्प्रेड हो गया है, तो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करता जाएगा और इस तरह से इन रिपल्शन की वजह से ये प्रेसिपिटेट धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा और ये कोलाइडल फॉर्म में आ जाता है इस टाइप से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये इसके प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट डालकर स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसी में आप एक और एग्जांपल नोट कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हैं, तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट एक इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। तो इसमें वो सिल्वर क्लोराइड जो है, इसी में से सिल्वर अपने जैसा ही एक पार्टिकल जो है अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर देगा। तो पॉजिटिव जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस तरह से ये पार्टिकल्स भी आपस में इस तरह से डिस्पर्स हो जाएंगे। इसका रीज़न वही जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्पर्शन ही है। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जांपल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के, ये डिस्पर्शन वाली कैटेगरी में थे, जिसमें हमने 3 मेथड्स आपको कराए हैं। तो पहला जो था वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन था, और सेकंड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसको ब्रैडी-कार्क मेथड बोलते थे, और थर्ड था ये पेप्टाइजेशन। तो ये डिस्पर्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। और कंडेंसेशन मेथड में कुछ केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल मेथड होते हैं, जो हम आपको अगले लेक्चर में कराएंगे।